दोस्तों हम लेकर हाजिर हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स। आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से संबंधित बहुत ही बेहतरीन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग एक एक प्रश्न चुन चुन कर रखे हैं। आप इसको एक भी प्रश्न मिस न करिएगा। दोस्तों अप्रैल से जून तक की समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे। इसका पार्ट एक मैं करवा दिया हूं, पार्ट दूसरा लेकर आया हूं, बहुत ही बेहतरीन। चलते हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ की शिकायत है आंसर की सहित, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जाएंगे, आप टेलीग्राम को फॉलो करके वहां पर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे दोहरा सकते हैं, आपका आंसर की भी वहां पर दिया रहेगा। तो चले दोस्तों हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा मैगजीन टेस्ट है दोस्तों। मैगजीन टेस्ट में प्रैक्टिस सेट जो है उसी के आधार पर यह बना है। तो साथियों आपको जो पहला प्रश्न है यहां पर दिया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखने में बड़ा है लेकिन कोई दम नहीं है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि कौन सा कथन हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट आप लोग देखोगे दोस्तों तो आपको हुनर हाथ योजना के बारे में दिया है। हुनर हाथ योजना का उद्देश्य युवाओं को घरेलू सेवाओं में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर और रोजगारमुखी बनाना है। यस, बिल्कुल सही, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हुनर हाथ योजना जो सरकार लेकर आई है, क्योंकि ये घरेलू सेवाएं हैं, जैसे घर की बिजली ठीक कर देना, घर का सजावट अच्छा से कर देना, घर का कोई काम अच्छे से कर देना, ये सब के बारे में आपको मॉडर्न तरीके से शिक्षा प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे आपको बड़े बड़े लोग जो है आपको चुने, आप उनके यहां काम करके अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो साथियों आपको जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहे हैं इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी हुनर हाथ पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये गलत बात हो गई, अपलोड किया जाएगा। जो युवा प्रशिक्षित होंगे उनका, उन प्रशिक्षित युवाओं के बारे में उनका डाटा, उनकी जानकारी हुनर हाथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे अन्य लोगों को पता चले जिनको सेवाएं लेनी है कि किस सेवा में कौन सा लड़का बेहतर है, किससे हमें चुनना है, तो वो ले सके, उसको जानकारी मिल सके, तो उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये गलत हो गई। आपका जो आंसर होगा दोस्तों केवल एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो दोस्तों अगर हम दूसरे वाले प्रश्न को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि कौन सा हमारा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों तो कह रहे हैं पंचायत उन्नति सूचकांक, जिसे इंग्लिश में दोस्तों पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बोला जाता है, पोर्टल सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज के स्थानीयकरण के साथ संरेखी है और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को डेटा संचालित मानकों पर मूल्यांकित करता है। यस, पंचायत तो उन्नति सूचकांक का यही काम है, इंडेक्स, कौन सा पंचायत कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही है। आपको इस दूसरे स्टेटमेंट में जो दिया गया है दोस्तों, कह रहे हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2 में संकेतकों यानी जो इंडेक्स और डेटा पॉइंट की संख्या को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी पंचायत उन्नति सूचकांक 1 की तुलना में दोगुना कर दिया गया है, जिससे पंचायतों की पारदर्शिता बढ़ी। तो यह बात गलत है दोस्तों। जो पंचायत उन्नति सूचकांक 1 में लगभग 500 सूचकांक थे, तो और ये 2 वाले में दोस्तों, 2 वालों में इसका लगभग 25% कर दिया गया है, 160-70 के आसपास। तो इसलिए कर दिया गया है कि बहुत सारे डेटा जो उनके कैलकुलेटिंग में समस्या आती थी, बहुत बड़ा डेटा हो जाता था, उनकी डेटा को छोटा करने के लिए इसको जो है लगभग 25% कर दिया गया पहले वाले की तुलना में। तो आपका दोस्तों दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक आपका आंसर होगा, केवल एक सही है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। बहुत ही अच्छा फैक्चुअल प्रश्न है, ध्यान से देखें। कह रहे हैं कि किस उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए पूर्वी अफ्रीका के 6 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों एक बीमारी होती है कालाजार, जिसमें दोस्तों बुखार होता है, वजन घटने लगता है, लीवर की भी समस्या होती है, और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादातर पाया जाता है, इसे इसलिए उष्णकटिबंधीय रोग बोला जाता है। इसी को खत्म करने के लिए पूर्वी अफ्रीका के 6 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वो 6 देश आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको जो है शॉर्टकट में SSCCJI बोला जाता है। दक्षिणी सूडान, सोमालिया, चाड,
और एक जमैका, एक इथोपिया, ऐसे करके 6 देश है पूर्वी अफ्रीका के, उन्होंने ही इसको खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं कि कौन सा देश वर्ष 2026-27 के लिए सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा देश 2026-27 के लिए सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डिटेल से समझाने के लिए थोड़ा सा समय लूंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। यूएन आप लोग जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र, ये 6 अंगों से मिलकर बना होता है। इसका एक अंग होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दोस्तों इसी का दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई सदस्य होते हैं जिन्हें P5 देश कहा जाता है, और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। तो ये इनमें से 5-5 दो है, 2-2 साल के पर रिटायर होते हैं। तो दोस्तों इन्हीं 10 देशों में से अभी 5 देश हाल ही में चुने गए हैं, जिनका शॉर्टकट में नाम हम लोग कहते हैं दोस्तों बैल का। तो बी से दोस्तों यहां बहरीन हो जाएगा, एल से लातविया हो जाएगा, और एक एल से लवेरिया हो जाएगा, लावेरिया करके नाम है। अब यहां कांगो, और एक के से कांगो गणराज्य। तो यही 5 है। तो यहां कौन सा नाम नहीं आया, आप लोग देख रहे होंगे, सी नाम नहीं आया, पनामा नहीं है, पनामा अमेरिका से संबंधित है, तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका में है। तो यही आपका जो है सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया है। तो आप लोगों को यह बताना है कि P5 देश कौन है। जरा आप बड़े ही ध्यान से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहे हैं कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी कानपुर को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी कानपुर को 222वीं रैंक प्राप्त हुई है, जो पिछले साल से 41 अंक का सुधार किया है। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 222। तो हम लोग देखने जा रहे हैं 6वां प्रश्न। आपसे पूछ रहे हैं कि किस देश ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड ग्रैंड क्रॉस, से सम्मानित किया है। तो दोस्तों भूमध्य सागर में एक देश है साइप्रस, जिसका नाम है, ये साइप्रस कहां है, भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है, तो छोटा सा है। तो यही साइप्रस ने दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे देखें, ये जो अगर देखेंगे साइप्रस की राजधानी दोस्तों, ये निकोसिया करके नाम है इसकी राजधानी, निकोसिया, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, निकोसिया। तो साथियों 7वें वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो कह रहे हैं व्यक्तिगत। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो कह रहे हैं व्यक्तित्व अधिकार यानी पर्सनालिटी राइट्स भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, आप पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे इसे। तो दोस्तों अगर हम दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं भारत में प्रचार का अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहा जा रहा है राइट टू पब्लिसिटी, केवल जीवित व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। यस, ये बात सही है, और मृत्यु हो जाने पर उसके साथ ही वो समाप्त हो जाते हैं, उसके उत्तराधिकारियों को नहीं मिलते हैं। तो इसमें कह रहे हैं उसके स्वतः उसके उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बात गलत है, नहीं होता है ट्रांसफर, उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो केवल एक होगा दोस्तों। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, तो सही हमसे पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, 7वें का आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो साथियों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि हाल ही में शुरू किए गए नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन्हीं स्टेटमेंट को पढ़कर बताइए कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों नक्शा कार्यक्रम कुछ नक्शा के ही तरह है कि जो भूमि है, उनका जो भूमि रिकॉर्ड है, उनको डिजिटलीकरण बनाने को लेकर है। तो यही पहला स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो यस, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा कह रहे हैं इसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में पारंपरिक मानचित्रण विधियों को बढ़ाना है। नहीं मेरे भाई, भूमियों को पारंपरिक मानचित्रण नहीं, भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल करने को लेकर है। तो ये यहां पर आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरे में दोस्तों कह रहे हैं यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, यही मैंने आपको बताया था, तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो
तो आप दूसरे को एलिमिनेट अगर कर दोगे तो भी आपका उत्तर निकल आएगा ऑप्शन नंबर बी। कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की क्रोएशिया यात्रा हुई। तो क्रोएशिया कहां है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट यूरोप में है, तो जिसकी राजधानी जगरेब होती है, आप लोग याद रखिएगा यही जगरेब। तो मोदी जी की क्रोएशिया यात्रा होती है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जगरेब विश्वविद्यालय। इसी में दोस्तों मोदी जी ने हिंदी विषय को लेकर, हिंदी और योगा को लेकर वहां पर कहा कि आप हिंदी को और योगा को बढ़ावा दीजिए, इसको जो है थोड़ा सा इसको विस्तार करवाइए। तो यहां पर दोस्तों कह रहे हैं कि वही किस विषय की चेयर स्थापना का नवीनीकरण समझौता हुआ? तो हिंदी को लेकर हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम लोग देख रहे हैं 10वां प्रश्न है यूपी स्पेशल से संबंधित। कह रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने हर गांव तालाब अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण में रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे बड़ा है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में दोस्तों करीब 1000 से अधिक जो है वहां पर तालाब बनाए गए जल संरक्षण के उद्देश्य से। जो हर गांव तालाब अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण में रिकॉर्ड बनाया है, आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। तो ऐसे ही ट्रिक याद कर लीजिए, खीर बनाने के लिए ज्यादा जल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पर ज्यादा तालाब बनाए गए। तो इसे याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में बनी रहेगी चीजें लंबे समय तक। आगे अगर हम लोग देखें 11वें में, तो कह रहे हैं कि हाल ही में भारत सरकार की जीडीपी की गणना करने के लिए किस नए आधार वर्ष को अपनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों जीडीपी को मापने के लिए एक आधार वर्ष होती है, मान लिया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव न हुआ हो जिस वर्ष में। तो अभी तक जो जीडीपी की गणना का आधार वर्ष था वो 2011-12 था, लेकिन अब दोस्तों निर्णय लिया गया है कि 2022-23 करने का। जीडीपी की गणना के लिए किस आधार वर्ष का गणना निर्णय लिया गया है अपनाने को? 2022-23। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें 12वें में, क्वेश्चन नंबर 12वें में, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक वित्तीय समावेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बैंक की ही तरह काम करती है। तो डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 में। बहुत अच्छा, सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का अनावरण किया है? तो नाम से ही लग रहा है 2 सीट वाली विमान होगी, इलेक्ट्रिक से चलने वाली होगी। इसका अनावरण किया गया है दोस्तों। 2 करोड़ रुपए में यह बनकर तैयार हो जाएगी। छोटी सी दोस्तों ये विमान होगी। इसको प्रयोग कहां किया जाएगा? जो प्रशिक्षण लेने आते हैं, प्लेन उड़ाने के लिए आते हैं, उनको पहले भारी भरकम नहीं दिया जाएगा, पहले इसी से उनकी ट्रेनिंग शुरुआत करवाई जाएगी। इसीलिए नाम है इसका 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का अनावरण किया गया है। तो इसका नाम रखा है दोस्तों ई हंसा, हंस के नाम पर रखा गया है। इलेक्ट्रिक से चलती है इसलिए ई नाम रखा गया है, ई हंसा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां हंस भी है, हंस न करिएगा। है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे A980 की खोज की है? तो दोस्तों भारतीय खगोल शास्त्र संस्थान बेंगलुरु ने इस तारे की खोज किया है जो दुर्लभ। आजकल तारे हम लोग दोस्तों अभी तक पढ़े हैं कि हाइड्रोजन से बने होते हैं और उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन हीलियम बदलता है, जो एनर्जी निकलता है। लेकिन ये जो दुर्लभ तारा निकला है दोस्तों, ये समृद्ध तारे A980, तो दोस्तों ये हीलियम से बना हुआ है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। तो इसी को दोस्तों खोज किया है भारतीय खगोल शास्त्र संस्थान बेंगलुरु ने। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ को यूनेस्को की किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो दोस्तों सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था दोस्तों। ये गैस्ट्रोनॉमी का क्या होता है दोस्तों? पाक कला का शहर, नाम ही इसका फुल फॉर्म है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है पाक कला का शहर। तो पाक कला क्या होती है दोस्तों? इसी को लेकर बवाल हुआ था कि ये पाक क्यों रख दिए हैं, इसका नाम पाकिस्तान की तरह है। तो लोगों को समझाना पड़ा कि भाई ये पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, पाक का मतलब पुराना है। जो पुरानी कला थी लखनऊ की, उसको वापस दिलाने के लिए ये जो है इसको ये नामांकित किया गया है यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वें में जो आपसे पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बन सकता है। तो कह रहे हैं कि हाल ही में राजस्थान के किन दो स्थलों को
रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों पहले आप तो इसका उत्तर जान लीजिए, राजस्थान के किन दो स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो खीचन और मेनार, यही दो स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब दोस्तों बात आती है भारत में, इंडिया में जो है दोस्तों कुल जो कितने रामसर स्थल में कितने स्थल शामिल हो गए? तो 91 91 स्थल शामिल हो गए हैं। सबसे ज्यादा किस राज्य के हैं दोस्तों? तमिलनाडु के हैं, सबसे ज्यादा 20 स्थल जो है तमिलनाडु के हैं। दूसरा नंबर दोस्तों उत्तर प्रदेश के है 10। बहुत अच्छा, इतना जानकारी आप देख लिए तो आपको कहीं न कहीं ये क्रैक कर जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 17 में। तो कह रहे हैं कि हाल ही में सात शिखर की चुनौती को, तो सात शिखर चुनौती क्या है दोस्तों? हम लोग जानते हैं 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप में जो सबसे टॉप की चोटी है उसको पार कर लेना, उस चोटी पर चढ़ जाना, इसको कहते हैं 7 शिखर की चुनौती। तो इसी 7 शिखर की चुनौती को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है दोस्तों? तो यही है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपका आंसर सी हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 18वें में अगर देखें तो इसमें कहा जा रहा है आपसे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सत्र की अध्यक्षता कौन कर रही है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र जो है बना था कब? 1945 में। तो 55 ये 25 ये 80 साल हो गया संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुए। तो इसी 80 साल की जो है 80वां सत्र जो है चल रहा है, इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो वही आपका नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यही है एनालेना बेयरबॉक, जो जर्मन की हैं, महिला है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 19वें में दोस्तों जो आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है? तो दोस्तों मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाई गई है कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19वें का सी। आगे अगर हम लोग देखें 20वें वाले में तो कह रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराजा सुहेल देव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजा सुहेल देव की बहराइच जिले में 40 फीट की ऊंची कांस्य की प्रतिमा बना रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुहेल देव के बारे में जाते हैं दोस्तों, ये राजभर समुदाय से थे, जो दोस्तों गजनवी के एक भतीजा था उसको हराए थे ये, और बहराइच में जो युद्ध हुआ था उसी के सिलसिले में। आगे देखें हमारा क्या है दोस्तों 21वें वाले में, ये ऑप्शन नंबर यहां पर। तो दोस्तों 21वें वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर, तो दोस्तों 21वें वाले प्रश्न में जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे सोच लीजिए, ग्लेशियर बर्फ होते हैं, बर्फ ठंडा होता है, ताजा होता है, तो ताजा से ताजिकिस्तान, तो आपको याद रहेगा काफी समय तक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां में जो आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कह रहे हैं 11वें ब्रिक्स आप लोग जानते हैं 5 देशों के नाम पर ही रखा है। 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ दोस्तों? तो ये हुआ ब्राजील में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील में हुआ। 22वें का सी हो गया। कि हाल ही में 51वां G7 शिखर सम्मेलन 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये कनाडा में हुआ था, अपने मोदी जी जो गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां, कनाडा में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24वें में जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि हाल ही में कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान टाइटल से रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नाम से। ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों ये कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान के टाइटल से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25वें में जो आपसे पूछा जा रहा है, करें हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार डिज्नी वर्ल्ड थीम पार्क उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? तो यमुना सिटी। ऑप्शन नंबर बी यही आंसर होगा आपका। आगे देखें दोस्तों 26 वाले में जो आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ दोस्तों? नीस में हुआ। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहां है दोस्तों? ये नीस कहां है? भूमध्य सागर में भी एक देश है, भूमध्य सागर के जो है तट पर, फ्रांस के बगल में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 27 वाले में,
तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं क्या, जरा देखें। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कर बताएं कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट को अगर हम देख दें तो साथियों, अगर हम लोग पहला वाला स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक 146 करोड़ पहुंच चुकी है। यस, बिल्कुल सही, जो चाइना से आगे निकल चुका है, चाइना का 141 करोड़ है। और दोस्तों अगर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं कि यह रिपोर्ट सुझाव देती है कि जनसंख्या नीति को अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। जी बिल्कुल, 27 का हमारा उत्तर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा इंडेक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जरा हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों ये बताता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट बताता है किस देश में महिला पुरुष के नाम पर कितना भेद किया होता है, कितना अभी गैप है, यही बताती है। तो जो इस साल का 2025 का आया है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों 131वां स्थान है। 148 देशों की सूची में से भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि दोस्तों 2024 का भी रिपोर्ट आया था तो उसमें भारत को इससे अच्छा जो है इससे अच्छा रैंक दिया गया था, 129वां आया था। इस साल 2 अंक और पीछे चला गया। जब पता लगाया गया भाई क्यों पीछे चला गया, 129 से 131 पे क्यों आ गया, बताया जा रहा है भाई महिला सांसदों की, महिला विधायकों की, महिला मंत्रियों की इस बार जो है पिछले साल तुलना में बहुत कमी हुई है। तो यही इसमें कारण दिया गया, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा ये 131। आगे अगर हम लोग देखें 29 वाले में तो कह रहे हैं कि दोस्तों 31 मई से 13 जून 2025 तक संयुक्त राष्ट्र अभ्यास, जिसका नाम है दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट 2025, किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। तो दोस्तों नोमैडिक आप लोग जानते हैं भारत और मंगोलिया के बीच होता है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों इसका आपको डायरेक्ट पहले हम आंसर बता देते हैं। योगी जी ने अभी हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी बताएं। दोस्तों एक आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनी थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस नाम है, आगरा से लखनऊ। फिर दोस्तों एक पूर्वांचल एक्सप्रेस बना जो लखनऊ को पूर्वांचल से जोड़ने, लखनऊ से गाजीपुर के बीच। तो इसी बीच दोस्तों आजमगढ़ आता है बीच में, तो आजमगढ़ से यही गोरखपुर को कनेक्ट किया गया है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब बुंदेलखंड के बारे में आप लोग जानते हैं, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है चित्रकूट से इटावा के बीच ये बनी है। ऑप्शन आपका बी तो उत्तर हो जाएगा। सबके बारे में आप जान लिए थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 131। बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मतलब है ऐसा सैन्य अभ्यास जिसमें 2 या 2 से अधिक राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं इस अभ्यास में। यस, तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट 2025 किस देश में आयोजित हुआ दोस्तों, मंगोलिया में आयोजित हुआ। तो पहले यह 2 देशों के बीच होता था, फिर 2006 से 2003 में दोस्तों ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 2003 में हुई थी, लेकिन 2006 से इसको बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बना दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मंगोलिया। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 32 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, 32 क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा संचालित किया गया था। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी आप लोग देखें कि इजराइल ईरान में महायुद्ध चल रहा था, तो उसी से रिलेटेड है राइजिंग लायन। दोस्तों इजराइल यह ऑपरेशन चला रहा था ईरान के सैन्य ठिकानों या उनके जो है परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए। ऑप्शन ए इजराइल चला रहा था राइजिंग लायन, किस लिए, ईरान पर हमला करने के लिए। ये तो दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आपको एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा, तो ईरान जो ईरान भी हमला कर रहा था, तो ये कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों, ईरान जो ऑपरेशन चला रहा था उसका नाम था दोस्तों ट्रू, TRU, मतलब ट्रू का मतलब सच होता है, ट्रू प्रॉमिस थर्ड नाम से ईरान भी अपना ऑपरेशन शुरू किया था इसी इजराइल पर हमला करने के लिए। इन दोनों को याद रखे रहेंगे
तो आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने सिंधु ऑपरेशन चलाया था। यहां पर ईरान में जो स्टूडेंट हैं, जो भारतीय थे, इनको वहां से निकालने के लिए भारत ने जो वो मतलब ऑपरेशन चलाया, सिंधु, सिंदूर नहीं सिंधु, याद रखेंगे आप लोग। आगे दोस्तों हम लोग देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 में, तो हाल ही में भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये किसने लिखी है? तो ऑड्रे टुस्के ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा कि हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014। बहुत अच्छा, क्या है इसमें? 1998 से लेकर 2014 तक जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे, वो कैसे काम किए उनके बारे में दोस्तों यहां पर लिखा गया है। यानी हम कह सकते हैं उस समय जो जसवंत सिन्हा थे, अरुण जेटली तक लेकर, इसके बारे में बहुत अच्छा से इसके बारे में लिखा गया है, उनकी नीतियां, उनके प्रशासन के बारे में। तो भारतीय वित्त मंत्रियों की नीति और प्रशासन के बारे में है, ऑप्शन सी। आगे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य के किस जिले में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा? तो गोरखपुर में किया जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखें हम लोग 36 वाले में, तो कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना दोस्तों एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो इटली में है। अभी इसमें उद्गार हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे देखें हम लोग 37 में, तो कह रहे हैं कि हाल ही में वर्ष 2025 का बेकथ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है? तो बेकथ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है दोस्तों? बोस संस्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 का सी। आगे जरा हम लोग देखें 38 वाले में, तो कह रहे हैं कि हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? बहुत अच्छा, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियम पुरस्कार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहले जान लीजिए सेरेना विलियम्स कौन है दोस्तों? ये अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको इनके परफॉर्मेंस के, इतना बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, इसके लिए इनको दोस्तों प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में जो आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। करें कि हाल ही में वर्ष 2025 की मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है दोस्तों? ये होता है एक तरह की जो कार टाइप की गाड़ी होती है, 4 व्हीलर, पतली और घुमावदार सड़कों पर रेसिंग होती है। तो यहां पर कौन सा एक मोनाको देश है, उसी मोनाको देश में ये होता है। तो ये किसने जीती है दोस्तों, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जीता है दोस्तों लैंडो नोरिस ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंडो नोरिस ने इसको जीता है। आगे देखिए हम लोग दोस्तों, ये एक तरह का कह सकते हैं अच्छे ड्राइवर हैं, अपनी अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर इन्होंने ये जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 को अब हम लोग देखते हैं। करें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया है? तो राजीव कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40। आगे देखें हम लोग दोस्तों 41 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा दाओजाली हेडिंग नौपाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है असम में, ऑप्शन नंबर सी चर्चा में रहा था अभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42वां को देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें कि हाल ही में मनाए गए 11वें अंतरराष्ट्रीय योग तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42वां को। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि हाल ही में मनाए गए 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों जानते हैं 2015 से ये मनाया जा रहा है योग दिवस। तो इस साल जो है 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम क्या है? तो आजकल देख रहे हैं दोस्तों सरकार हर चीज वन वन करती जा रही है, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन राशन। तो इसी तरह से इस बार योग में भी वन कर दिया, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी। इस साल का 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो 2025 में मनाया गया, इसकी थीम यही थी। योग दिवस आप लोग जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। आगे चले हम लोग देखते हैं
ये क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ये मंत्रालय जब भी नाम देखते हैं दोस्तों स्मृति ईरानी की याद आती है, जब वो राहुल गांधी जी को हराई थी अमेठी से तो उनको यही मंत्रालय मिला था, आजकल फिलहाल वो खाली बैठी हैं। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया, यही आपको बताना है। तो जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जरा देखें हम लोग क्वेश्चन 44 को, तो इसमें कह रहे हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया। अभी मैं बताया था जो ऑपरेशन इजराइल के बारे में मैं बता रहा था कि ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग, यहाँ गंगा एक नाम है, तो गंगा एक बार दोस्तों जब यूक्रेन में, जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन से निकालने के लिए 2022 में भी सरकार ने इसको चलाया था। आगे जरा हम लोग देखें 45 वाले में, तो कह रहे हैं कि हाल ही में बफर में सफर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों यूपी सरकार ने, ये जो टाइगर रिजर्व है वहां पर एक अच्छा सफर, मतलब उसका लुफ्त उठाने के लिए, उस नज़ारे का, टाइगर रिजर्व जो होते हैं उस नज़ारे का लुफ्त उठाने के लिए वहां एक तरह का सफर शुरू किया है कि सफर में भी लोग बफर का जो है आनंद उठाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 को जरा हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की है। बहुत अच्छा, तो दोस्तों यूक्रेन के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखें, तो कह रहे हैं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो दोस्तों किस देश में किया गया, केन्या में किया गया। केन्या दोस्तों कहां है, महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 को अगर हम लोग देखें, तो कह रहे हैं कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। तो दोस्तों किसने किया है, यही आपको बताना है 48 वाले में। तो अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है इस 10 वर्ष। कह रहे हैं कि हाल ही में आरबीआई ने, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने, किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसे इंग्लिश में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है, तो किस ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट को, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आती है ये एनबीएफसी क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी होती हैं जो बैंक नहीं होती फिर भी बैंक की ही तरह काम करती हैं, तो इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लिपकार्ट को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 को अगर हम लोग देखें, तो कह रहे हैं कि हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा कहां लॉन्च किया है। तो लेह में, ऑप्शन नंबर बी। लेह कहां है, लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा ये जो दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट था करंट अफेयर से रिलेटेड, जो बहुत ही ज्यादा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन था, तो इसको हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।